वो भी मानते थे और मैं भी मानता हूँ कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, ये आज की टेक्नोलॉजी अमानवीय है, मानवतावादी नहीं है। इसमें कोई भी सेंस जो है वो मानव से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ये मानव के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है। जिसको बिजनेस करना हो, जिसको 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाने हो, 100 करोड़ से 1,000 करोड़ कमाने हो, ये सारी तकनीकी उनकी मदद करती है। एक छोटे से आदमी की, गांव में बैठे हुए छोटे से आदमी की ये टेक्नोलॉजी कोई मदद नहीं करती और उसको रिप्लेस भी करती। सिस्टम ऐसा बना है कि उसको वो हटाना चाहती है। तो हम सब इस दर्शन को मानने वाले हैं कि आज पिछले 200 साल में, पिछले 150 साल में या औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद जो भी तकनीकी बनी है, उसमें से ज्यादातर तकनीकी हिंसक तकनीकी है, वॉयलेंट है, वो हिंसा करती है। हिंसा इस रूप में करती है कि एक तरह से मारना तो सीधे मारना होता है, लेकिन एक तरह से मारना ऐसा है कि वो उसके सारे साधन छीन लेती है, उसके सारे ऑप्शन छीन लेती है, उसको गरीब बना देती है। तो आप देखो दुनिया में पिछले 150 साल में संपत्ति तो बहुत बड़ी है। संपत्ति कहाँ से बढ़ी है? संपत्ति प्रकृति ने बढ़ाई। संपत्ति कहीं से बनी नहीं है। संपत्ति एक कॉम्परेटिव स्टडी है। भाई आपके पास जमीन है, ठीक है, 1 करोड़ की है, ये एक संपत्ति है। तो संपत्ति वो कॉम्परेटिव होती है। हमने पिछले 100 साल में जमीन को कितना खोदा है, उसमें से संपत्ति का निर्माण हुआ है। कोई संपत्ति भगवान ने नहीं दे दिया। या हर साल हमारे यहाँ खेती में इतना टन गेहूं पैदा होता है, वो संपत्ति में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है, यही संपत्ति है। तो पिछले 200 साल में संपत्ति जो है वो सब खोद खोद के निकाल निकाल के संपत्ति पैदा की है। अब दुर्भाग्य ऐसा है कि जो सिस्टम बना है या जो टेक्नोलॉजी बनी है, उसने ऐसा किया है कि जो भी संपत्ति पैदा हुई है, ये सारी संपत्ति दुनिया के 2% 3% लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। तकनीकी भी उन्होंने ऐसी बनाई है कि वो उनके पास आके सिमट जाए। दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो संपत्ति उनके हाथ में सिमटे। तो हम सब लोग इस विचारधारा को मानने वाले हैं कि भाई ये गलत है। दुनिया में संपत्ति का बंटवारा समान होना चाहिए। समान नहीं भी हो तो कम से कम उंगलियों के बराबर हो। ठीक है, ऊंचाई नीचाई इतनी हो कि वो सहन की जा सके, इतनी नहीं हो कि एक आदमी इतना बड़ा है, दूसरा आदमी इतना बड़ा है, एक के पास इतनी संपत्ति है, दूसरे के पास इतनी संपत्ति है। ये जो असमानता पैदा हुई है पिछले 200 साल में, 250 साल में, शायद इसकी वजह से दुनिया में गरीबी बढ़ी है। हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ी है, दक्षिण अफ्रीका हो या अमेरिका में भी गरीबी बढ़ी है, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से कम है। वो वहां की तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। वहां पर भी एक वर्ग ऐसा है जो मिलियनियर है, उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं, खाने को रोटी नहीं है। तो सरकार ऐसे अनाथालय बनाती है, ऐसे बेरोजगारों के क्लब बनाती है, ये करती है वो करती है, उसमें उनको रोटी दे देती है खाने को। भाई तुम रोटी खाओ, तुमको जिंदा रहने का अधिकार है, हम इतना कर देते हैं। लेकिन जैसा अध्यात्म कहता है, जैसा जैसा मानवता कहती है कि खुशी उसी में है जहाँ समानता होती है। जहाँ जहाँ समानता नहीं है वहाँ खुशी भी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में कहीं खुशी भी नहीं, दुनिया में अत्याचार है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो हम इसलिए इतने सुख हैं कि हमारे यहाँ समाज जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वरना आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, हर जगह लड़ाई है। आज भी ईरान इराक में लड़ाई चल रही है। आज भी वो फिलिस्तीनी वालों की लड़ाई 60 साल 70 साल से चली रही है। रोज ना रोज वहां धमाके होते हैं, मरते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, इतनी हिंसा और इतनी अशांति है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वैसी स्थिति में शायद हमको ऐसा लगता है कि स्वदेशी के नाम पर या किसी और दूसरे नाम पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो दुनिया में समृद्धि को एक नीचे के स्तर पर लेकर आए। उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़े तो नई इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन करना चाहिए। ये राजीव भाई के मन में था और वो उस बात को नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी धारा में ज्यादा वो चले गए, बह गए। लेकिन उनके मन में ऐसा था कि हमें यहाँ से या एक ऐसे केंद्र से या कोई ऐसा एक जगह बनाकर इस पूरे विषय पर एक दार्शनिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का अर्थतंत्र बात करना पड़ेगा जहां पर नीचे के लोगों के हाथ में कुछ पैसा रुके।
स्वदेशी का वही मूल मंत्र है। और इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्वदेशी का एक दर्शन भी होना चाहिए। स्वदेशी केवल टूथपेस्ट तक सीमित नहीं है, स्वदेशी उसके आगे बहुत कुछ है। और उस सेंस में देखेंगे तो भारतीय सभ्यता स्वदेशी ही है, क्योंकि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि वो बात सिर्फ दर्शन में तो सीमित है, लेकिन आज का जो व्यावहारिक जीवन है, आज का जो अर्थव्यवस्था है, आज की जो समाज व्यवस्था है, वो उसके ठीक उल्टी बन गई है। क्योंकि आज की पूरा अर्थव्यवस्था या समाज व्यवस्था या कानून व्यवस्था तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। अंग्रेजों का पूरा दर्शन जो है वो पश्चिम पर आधारित है, और पश्चिम का दर्शन पूरा एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित है। इसलिए आप देखिए, कानून जहां भी है वहां एक्सप्लॉयटेशन है। जहां भी आधुनिक कानून लागू हो रहे हैं, सब जगह एक्सप्लॉयटेशन का आपको वो मिलेगा, कहीं ना कहीं शोषण है। और जहां भी हिंदुस्तानी व्यवस्था आपको मिलेगी, वहां कम से कम शोषण मिलेगा। तो अगर इस व्यवस्था को उलटना भी है तो हम कैसे बढ़ते, उस पे हमें कुछ अगर शोध करना हो, कुछ रिसर्च करना हो, कुछ समाजशास्त्रियों को बैठाना हो, कुछ इकोनॉमिस्ट को बैठाना हो, या कुछ सोशलिस्ट को बैठाना हो जो इस विषय पर लेकर आगे प्लान करें, लोगों में नई चीजें लेकर आए, तो वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उनका कहाँ प्रयोग होगा। तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए जहाँ पर स्वदेशी की नई व्याख्या हम कर सकें, और ऐसी व्याख्या हो जो दुनिया को काउंटर कर सके। दुनिया को मतलब वेस्ट को काउंटर कर सके। उसके एक नहीं 1000 आयाम हो सकते। शायद हम ऐसा कर सके कि जैसे आज आप देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है विज्ञापन, विज्ञापन का जो एटीट्यूड है और विज्ञापन के द्वारा जो प्रोडक्ट का एटीट्यूड है, ये पूरी तरह से लालच पर आधारित है। वो हमारे मन में एक लालच पैदा करता है, और उस लालच से हम सामान खरीद देते हैं। सामान हमारी जरूरत नहीं है, फिर भी एक ऐसा लालच का माहौल पैदा किया जाता है, या कंपटीशन का माहौल पैदा किया जाता है कि हम वो सामान खरीदते हैं। हमारे घर में 2 गाड़ी है, फिर भी हम तीसरी गाड़ी इसलिए लेते हैं कि हमारे मन में लालच हुआ, हमें कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने उसकी खरीदी। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि इसको काउंटर अगर हमें करना हो तो हमें उसका पूरा दर्शन के आधार पर नई विज्ञापन की दुनिया बनानी पड़ेगी। ऐसी विज्ञापन की दुनिया बनानी पड़ेगी जो लालच को कम करके आवश्यकता के हिसाब से चीजों को बढ़ाती हो। इसलिए मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हमारे धर्मगुरु होने के बावजूद, हमारे पास दर्शन और शास्त्र होने के बावजूद, जो मनुष्य है या मनुष्य का जो स्वभाव है वो लगातार नीचे क्यों गिरता जा रहा है। हमारे पास सद्भावना नहीं बढ़ती। हम 10 साल में 15 साल में एनालिसिस करें तो दुर्भावना हमारे मन की और बढ़ रही है। कौन बढ़ा रहा है, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये शायद ये पूरा माहौल है, ये पूरी एक नई इकोनॉमिक जनरेशन है, पूरा इकोनॉमिक मॉडल है। जो इकोनॉमिक मॉडल मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाना चाहता, उपभोक्ता बनाना चाहता है। मनुष्य होंगे आप तो अपने अकल से सोचेंगे, मनुष्य होंगे तो अपने विवेक से सोचेंगे, लेकिन आप अपने विवेक से नहीं सोचते हैं। आपको जो विज्ञापन सोचवाता है वो आप सोचते हैं, और एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में खड़े हैं। आपको मालूम है कि पेप्सी कोला में जहर मिला है, फिर भी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आप डिनाई कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो मनुष्य है ना, उसको बलवान नहीं मिल रहा है, उसको ताकत नहीं मिल रही है, हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लालच की चीजें पर उसमें आप विज्ञापन देखेंगे, मतलब पेप्सी कोला के हो चाहे जो भी हो, पता नहीं क्यों उसमें नंगी लड़कियां क्यों आती है, ये हमें समझ में नहीं आता। पेप्सी कोला के विज्ञापन से, बीड़ी के विज्ञापन से, सिगरेट के विज्ञापन से इसका क्या रिश्ता है? शराब के विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसा मनुष्य की जो एक दुष्वृत्ति है उसको ऊपर उठाकर उसके आधार पर सामान बेच रहे हैं। तो कोई भी शास्त्र या कोई भी आध्यात्म या कोई भी धर्म मनुष्य को कैसे ऊपर उठाएगा? शायद अगर हम इस पे आवाज उठाएंगे तो धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा। नहीं, हम तो मनुष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया मनुष्य को एक पशु बनाना चाहती है, और पशु बना के उसका यूटिलाइजेशन करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मनुष्य का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठे। अगर बौद्धिक स्तर ऊंचा उठेगा तो आदमी प्रश्न करेगा,
तर्क करेगा, सोचेगा, लेकिन वो तर्क को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमें एक नई धारा के बारे में सोचना पड़ेगा जहां से हम मनुष्य को मनुष्य बनाने की यात्रा शुरू करेंगे, और वही स्वदेशी का दर्शन है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के सभी जगहों पर मनुष्य जहां भी है, उस मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो प्रोसेस है वो स्वदेशी ही है, और जो कुछ इसके अलावा है वो विदेशी है। सीधी सी बात। जहां जहां वो हो सकता है हिंदू धर्म में हो सकता है ईसाइयत में भी हो सकता है क्रिश्चियनिटी में भी हो कि भी मनुष्य मनुष्य बने, लेकिन वो सारे धर्म बेकार हैं आज की जमाने में। बाजार के सामने किसी भी धर्म की कुछ नहीं चल रही। आप शायद अगर महसूस करेंगे तो पिछले 200 सालों में धर्मों में कट्टरता बहुत बढ़ी। धर्मों की कट्टरता इसलिए बढ़ी है कि वो जो करना चाहते हैं, एक दूसरा दुनिया है जो उसको सप्रेस करती है। अगर वो सप्रेस करती है तो धर्म में कट्टरता आना स्वाभाविक है। ये दुनिया में जो झगड़े हुए हैं, शायद ये महाभारत के बाद कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन पिछले 500-600 साल में दुनिया में बहुत झगड़े हुए। ये दुनिया के झगड़े इसलिए बढ़े हैं कि जो नया आर्थिक मॉडल आया उसने सबको बाइकआउट किया, संस्कृति को बाइकआउट किया, अध्यात्म को बाइकआउट किया, और उन सबको बाइकआउट करके एक नया पशु तैयार किया है। और वो पशु दुनिया को लूटने, खसोटने और ऐसा विज्ञान डेवलप करने में कि आपके पास अगर 100 रुपए है तो ऐसा विज्ञान बनाओ कि 100 में से 99 रुपए मेरी जेब में आ जाए, 1 रुपया आपके पास बचा रहे। तो ये 200-250 साल में इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, गांधी जी ने इसी को शैतानी सभ्यता कहा था। जो उन्होंने शब्द यूज किया है कि शैतानी सभ्यता है, मतलब हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी की कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता हम पड़ोसी के नाते दूर नहीं करते, एक बाजार के नाते दूर करते। एक जो कम्युनिटी है, 100 लोग कहीं जंगल में रहते हैं, तो 100 लोग जब जंगल में रहते हैं तो मानवता के नाते, मनुष्य के नाते उनकी एक कम्युनिटी बनती है। भाई हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक मनुष्य का स्वभाव है, शायद पशुओं का भी है। जब वो झुंड में चलते हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। और ये मनुष्य का इंस्टिंक्ट कह लीजिए या पशुओं का कह लीजिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना उसका स्वभाव है। लेकिन बाजार ये कहता है नहीं, आप कोऑपरेट मत करो, मौका मिला है तो पैसा निकाल लो जल्द से जल्द। ये जो दूसरों की आवश्यकता है, आप कोशिश करेंगे, बाजू के घर में आग लगी है तो ये नहीं कि 2 बाल्टी लेके, नहीं, फटाफट फायर स्टोन बुलाइए, उनको पैसा पेड करिए, आग बुझाने ले जाके काम करिए। तो शायद इस विज्ञापन ने या इस विज्ञान ने या इस विकास ने जो हमारी एक ग्रुपिज्म है, समाजों की, छोटे छोटे समाजों की जो ग्रुपनेस है, उनकी जो एकत्व है, उस एकत्व को खंडित किया है। उस एकत्व को खंडित करके मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। आप एक व्यक्ति हैं, समाज नहीं है। शायद आप पिछले 200 साल में देखेंगे तो परिवारों का विखंडन भी हुआ। परिवार छोटे छोटे होते होते बड़े परिवार थे, 100 लोगों का परिवार था तो उनकी ताकत थी, क्योंकि 100 लोगों के परिवार को कोई जल्दी हाथ नहीं दबा सकता था। आज वो टूटते 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 हम 2 और हमारे 2 बस वो में आ गया। अब हम 2 हमारे 2 भी टूट टूट के व्यक्ति के रूप में स्थापित होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि शायद इस जो शोषण है या जो इस तरह का जो पशुता है, ये व्यक्ति को व्यक्ति बनाना चाहते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ ना बने, आप काउंटर ना करें उसको। हमें इसके खिलाफ काम करना है। हमें मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ना है, मनुष्यता को मनुष्यता के साथ लाना है, तो ही स्वदेशी होगा। और जो ये काम होगा वही स्वदेशी होगा। स्वदेशी इससे अलग कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम दर्शन के क्षेत्र में और प्रोडक्ट के क्षेत्र में, हो सकता है हम जो प्रोडक्ट की कल्पना करें या प्रोडक्ट की डिजाइन की कल्पना करें वो एकदम उल्टी हो, वो एकदम बाजार की भाषा से अलग हो। हम ऐसा कोई डिजाइन क्यों नहीं बनाते या ऐसा कोई विज्ञापन क्यों नहीं बनाते जिसमें मानवता को ऊपर उठता हुआ दिखाया जाए? ये एक कल्पना है, लेकिन कल को अगर हम बड़ा काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, बेसिस का काम करेंगे, तो शायद हम इन बेसिस पे ठोंक के कील बिगाड़ेंगे अपने स्वदेशी की, और वहां से स्वदेशी की नई विचारधारा खड़ी करेंगे। इस कल्पना के साथ हम यहाँ पर ये काम शुरू करना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, शायद ये मूवमेंट भी हो। अब उसमें होता है ऐसा है कि जो
सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो चलते रहते हैं, उनके बीच बीच में जो विचार की धारा है वो भी चलती रहती है। ये सब चीज़ें एक ढंग से निकलना चालू होती हैं और उस ढंग से चलती हैं। यहाँ पर हो सकता है हम चित्रकला का डिज़ाइनिंग सेक्शन अगर बनाए तो वो डिज़ाइन हजारों तरह की नई डिज़ाइन डेवलप करे और ऐसी डिज़ाइन डेवलप करे जो गांव में बन सकती हो। लैब में क्यों बने? उसके लिए बहुत सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। हम इस तरह की डिज़ाइन रेडी करेंगे जो किसी भी गांव में तैयार हो सकती है। गांव वाले बनाए, उनको समझा दिया। अब जैसे मैं परसों एक बहुत अच्छे साथियों किन से बात कर रहा था कि भाई अब जास मान लो साबुन का रैपर है, हम ऐसा क्यों नहीं कल्पना करते कि इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ये जो पत्ते हैं हमारे पास, इनका हम रैपरिंग कर लें। ये बायोडिग्रेडेबल भी है, हमें भूमि खराब भी नहीं करेगा और पत्तों का उपयोग भी होगा। जैसे पत्ते के दोने बनाते हैं ना, तो कम से कम मेरे ख्याल से वो 15-20 दिन तक दोने खराब नहीं होते हैं। वो पत्ता होता है, उसको हम और मॉडिफाई करके ऐसा उसकी रैपरिंग कर लें साबुन का कि 1 महीने तक चले। दूसरी जगह भी साबुन जाता हो तो पत्ता निकाल के साबुन यूज कर लीजिए। या साउथ में ताड़ का जो पेड़ होता है उसके दोने बनाते हैं। इलाहाबाद बनारस के इलाके में प्रसाद जिसमें बनता है उसमें दोने जो बनते हैं वो बनते हैं, वो 1-1, 1.5, 2-2 महीने तक चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्वदेशी के आधार पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, उसका जो डिजाइनिंग है, वो पूरा ही स्वदेशी में होना चाहिए। वो शहर से छप के क्यों आए? ऐसा सभी चीजों में लागू हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है ये भी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा, उसका दर्शन भी स्वदेशी के लेवल पर स्थापित करना पड़ेगा। वो चीजें यहाँ पर हम कर सकें, इसके लिए हम ये केंद्र बनाना चाहते हैं। और जो भी भाई हैं जिनको भी लगता है कि नहीं हमको इस लंबे समय तक इस विषय पे काम करना चाहिए, तो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाना, उनको काम करने के मौके देना, उनको अवसर देना। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पक्ष ये है कि वो अंग्रेजों के काफ़ी नज़दीक थे और उनमें अंग्रेजियत के प्रति एक समर्पण भाव था। लेकिन 1917-1918 का जो 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, वहाँ से उनका एकदम 360 एंगल पर डाइवर्जन भी हुआ। 1911 के रविन्द्रनाथ टैगोर एक हैं और 1919 के रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब नोबेल पुरस्कार भी वापस कर दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि वेस्ट क्या करता है। तो ये दोनों पक्ष हैं उनके। अब उनका जो बेहतर पक्ष है वो ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान में चित्रकला का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसको रविन्द्रनाथ का स्कूल कहते हैं। उनके नाम से ही स्कूल को जाना जाता है। उस स्कूल में से नए पेंटर निकले, नए केमिस्ट्री वाले लोग निकले, नए रसायन शास्त्री निकले, नए जैव विज्ञानी निकले। 3-4 क्षेत्रों में बहुत काम हुआ वहाँ पर, और उसमें से निकल के उन्होंने दुनिया में एक नए तरह का चित्रकला का बोध भी स्थापित किया। हम शायद इस दिशा में काम करें तो आगे 10-20 सालों में स्वदेशी के आधार पर दुनिया में मानवता के लिए कोई नया दिशा भी तय कर सके, कोई नई चीज भी स्थापित कर सके। तो उसका सेंटर हम यहाँ पर प्रयोग एक भूमि करना चाहते हैं कि भाई ये प्रयोग भूमि है जहाँ पर दुनिया के लिए स्वदेशी स्थापित होगा, सिर्फ भारत के लिए। जहाँ भी शोषण होगा और जहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होगा उनको ताकत मिलेगी और वो उस पूरी लड़ाई को अपनाएंगे। स्वदेशी दक्षिण अफ्रीका वालों के लिए भी है, स्वदेशी अमेरिका वालों के लिए भी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि 1931 के आसपास जब गांधी जी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उस समय गांधी जी खुल के अंग्रेजों के खिलाफ हैं और उन्होंने उसको जितनी एक सभ्य भाषा में गालियां दे सकते हैं उतनी सभ्य भाषा में गालियां दी। तो जब यहाँ से गोल मेज के लिए जा रहे थे तो उनके बहुत सारे अनुयायियों को ये डर था कि बापू अंग्रेजों के गढ़ में जा रहे हैं, वहां इनको मार डाला, क्योंकि ये तो अंग्रेज विरोधी है, तो क्या करेंगे हम। तो बापू ने कहा भी मैं तो जाऊंगा। और आपको ताज्जुब होगा कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जब गए हैं और जब वो जहाज से उतरे हैं तो वहां का नीचे का जितना वर्ग था, जो भी श्रमिक है, मजदूर है, वो सब गांधी जी के स्वागत के लिए खड़ा हुआ। अंग्रेजों को भी आश्चर्य हुआ कि जो आदमी हमारे खिलाफ खड़ा है दुनिया में और हमारा मतलब जड़ काटने पर खड़ा है और हमारी जनता उसके स्वागत में खड़ी हुई है। तो शायद गांधी जी ये देख पाते थे कि उनकी जो लड़ाई है वो भारत के लिए नहीं है, वो मानवता के लिए। और जहां जहां मनुष्य होगा, जहां जहां दर्द होगा, जहां जहां उसे कम बेसी लगेगी, जहां जहां वो दबा हुआ होगा, कुचला हुआ होगा, वहां वहां वो उसको खोजेगा। तो शायद हम भी स्वदेशी को इसी रूप में देखना चाहते हैं कि जहां जहां इस तरह की प्रॉब्लम है,
एक्सप्लॉयटेशन मल्टीनेशनल्स का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया के सभी देशों में। और जहाँ जहाँ भी इस तरह का उन्होंने शोषण किया है, उन सबको हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। उसमें से कोई एक नई धारा, एक नया अध्याय शुरू हो यहाँ से, ये सोच के हम इसको स्थापित करना चाहते हैं। अब उसके आगे के प्रोग्राम्स क्या होंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, हम कैसे काम करेंगे, ये तो धीरे 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 ही डेवलप होगा। लेकिन जो मूल भावना है, वो मूल भावना ये है। मैं जितना मतलब आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और 2 घंटे कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटे से मैं संक्षेप में, आगे लिखित रूप में भी आएगा बाकायदा। अगर ये आश्रम बन रहा है तो इसकी डीड भी बनेगी, इसके उद्देश्य भी तय होंगे, इसका पूरा दिशा निर्देश भी तय होगा। उसमें धीरे धीरे करके हम सारी बातें लिखेंगे और इसको पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में प्रचारित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य पर हम काम करना चाहते हैं। अब इसमें हमारी तो कोई ताकत नहीं है आज की स्थिति में। मैं तो कई सारे साथियों को दोबारा से रिमांड करना चाहता हूँ, हम तो शून्य से शुरू कर रहे हैं। हमको करना है, बस इतना संकल्प हमारे पास है, बाकी कुछ भी नहीं है। और कई सारे लोगों ने बोला है कि अगर आप संकल्प कर लें तो सारे काम हो भी जाते हैं, कोई काम रुकता भी नहीं। इसलिए हम सब यहाँ से शून्य से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। समाज में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात समझाएंगे और समझाते समझाते जितना बड़ा परिवार हो सकता है उतना बड़ा परिवार करने की कोशिश करेंगे। और हमारा ज़्यादा सबसे बड़ा केंद्र जो होगा वो आप समझ लीजिए कक्षा 8 से लेकर और करीब BA तक के विद्यार्थियों का होगा। हम उस वर्ग को, उस फौज को कंसंट्रेट करके काम करना चाहते हैं, ताकि उसमें हम ये विचार डाल सकें कि स्वदेशी माने क्या। स्वदेशी माने सामान नहीं, स्वदेशी माने संस्कृति है, स्वदेशी माने सभ्यता है, स्वदेशी माने मानवीय मूल्य है, जिनके लिए हमें जिंदा रहना है, जिनके लिए हमें काम करना है। तो उस हिसाब से इस पूरे वर्ग को उनका रोजगार की समस्या हल हो सकती होगी तो जरूर करेंगे। भाई लोग स्वदेशी क्यों स्वीकार करें, सवाल ये है। अगर हमारा स्वदेशी हमारी आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता तो भी हम क्यों अपनाएंगे। तो अगर हमारे आज की अगर सामाजिक समस्याएं हैं, या हमारी बेरोजगारी की समस्या है, या हमारी राजनीतिक समस्या है, या हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंधों की समस्या है, अगर हम इनका भी समाधान नहीं कर सकते तो भी पड़ोसी क्यों अपनाएंगे। भाई दुनिया में आज जो देश बने हैं, अगर वो जाति के आधार पर बने हैं, अगर वो भाषा के आधार पर बने हैं, अगर वो जमीनों के आधार पर बने हैं, तो उनमें झगड़े हमेशा होने ही हैं, क्योंकि उनका आधार ही झगड़े से निकला है। लेकिन अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, दुनिया में युद्ध कम करने में, दुनिया में हथियार कम बिकने, और शायद हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था, ये 40% अर्थव्यवस्था हथियारों से चलती है। अब हथियारों की जो अर्थव्यवस्था है, तो हथियार बनाने वाली तो कंपनियां हैं और उनके मालिक हैं। तो पैसे का 40% पैसे का सर्कुलेशन और 40% पैसे का इकट्ठा होना, उसका एक्यूमुलेशन कुछ ही लोगों के हाथ में इसलिए सीमित है क्योंकि उन्होंने हथियारों का धंधा कर रखा है दुनिया में। हमारा भी जो बजट है उसमें करीब 20%, 25% मिलिट्री बजट में भी 25% में भी जो करीब 12% है वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पर है। 12% तो हथियारों पर खर्च करना ही है हर साल। आप सोचो जिस तरह की दुनिया चल रही है। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस जमाने में शांति निकेतन बनाया तो इसलिए कि जो युद्ध के माहौल हैं दुनिया में, वो युद्ध के माहौल शांति से कुछ सुलझाए जा सकते हो, कम किए जा सकते हो, तो मनुष्य सुख रहेगा, सुखी रहेगा। जहां भी युद्ध होंगे मनुष्य, शायद ये एक मनुष्य का दर्शन है या इतिहास है कि जिस समाज में जितनी हिंसा होती है मनुष्य उतना कड़क होता जाता है। उसका जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो दया वाली भावना है, उसकी जो ममता है, उसकी जो करुणा है, वो खत्म होती है, क्योंकि समाज हिंसक है। किसी देश में अगर 50 साल तक युद्ध चलते रहे ना, तो वहां आदमी ऐसा हो जाता है कि उसको अपने बच्चे को काटने में भी कोई दर्द नहीं है, क्योंकि अंदर से वो इतना कड़क हो गया है। आप खुद अगर आप 50 लोगों की मौत गला काटते हुए देख लेना, तो आपको 51 में काटने में कोई दर्द नहीं होगा। कसाई लोग जो काटते हैं ना बकरा बकरा, उनके मन में कोई दर्द नहीं है। जैसे उन्होंने 100 काटे वैसे 101 काटते हैं।
कि जितनी हिंसा होती है समाज में उतना मनुष्य कठोर होता जाता है, जितना कठोर होता है उतनी हिंसक होता जाता है। अगर किसी के मन में करुणा है तो वो हिंसक हो ही नहीं सकता। आप जैसे ही सड़क पे जाओगे ना, कोई एक्सीडेंट हुआ है, जरा सा खून देख के मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर करुणा है। जो इंडियन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, दया ज्यादा है, ममता ज्यादा है, दूसरे के प्रति सहानुभूति ज्यादा है। लेकिन बाजार हमको कहता है नहीं, ये सहानुभूति बंद करो, आपको कोई जरूरत नहीं है सहानुभूति दिखाने की, हम है ना, हम करेंगे ना सारी व्यवस्था। इसलिए हम सब, जो पूरी मनुष्य जाति है या पूरी जो भारतीय संस्कृति है, वो पीछे इसलिए आ रही है कि बाजार में वो काउंटर नहीं कर पा रही है। बाजार के लोग कहते हैं, आप क्या कर, स्वामी जी को बोलते हैं ना जी आप योग सिखाओ, आपको क्या काम इन सब चीजों से, बोलते हैं ना। हाँ बोलते। तो वो इसी सेंस में बोलते हैं भाई धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, बाजार हमारा खुला हुआ है और वो नंगा नाच कर रहा है, वो जो कर रहा है सबको स्वीकार है। अब उसको जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इस पे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम आध्यात्मिक हैं, हम किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, फिर भी अनजाने में हम लक्ष्य लेके आते हैं। लक्ष्य की संस्कृति अलग है, आध्यात्मिक संस्कृति अलग है, फिर भी जो बाजार है वो हमारा आध्यात्मिक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्वदेशी के माध्यम से बाजार भी आध्यात्मिक होना पड़ेगा उसको। हम मान लो दुनिया के आधे लोग हैं, वो घोषणा कर दें कि भाई हम आपके बाजार से सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपका सामान हिंसक है, अमानवीय है, कर दो घोषित। हम वही सामान खरीदेंगे जो मानवीय होगा, सीधी सी बात। अगर हम वो एक विभाजन खड़ी कर दें तो शायद बाजार डर की या तो हमको मार डालेगा या हम उसको मार। दुनिया में गेम है, ये एक लड़ाई है, सत्य असत्य की कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, या तो हम उनको विजय प्राप्त कर ले, नहीं तो वो हमको मार डालेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि हम मानवता के लिए जिंदा हैं, हम ये मानते हैं कि हम मनुष्यता के लिए जिंदा हैं, हम ये मानते हैं कि हम स्वदेशी के लिए जिंदा हैं, तो हमको अपनी बात पूरी ताकत से कहनी पड़ेगी। गांधी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो एक कमजोर आदमी है उसको इतनी ताकत दे दी कि वो अंग्रेजी साम्राज्य को ना कह सके, भी हमको नहीं चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। अंग्रेजों ने बहुत कहा, हम चले जाएंगे तो आप भूखे मर जाओगे, हम चले जाएंगे तो आप एक कयोस हो जाएगा, आपस में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, ये जाति उसको मारेगी, वो जाति उसको मारेगी। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, ये भी कहा कि हमारे पास तो सेना है, हम फट के कंट्रोल कर लेते हैं, आपके पास तो सेना भी नहीं है। तो उन्होंने कहा गांधी जी कि भाई पहले आप यहाँ से जाइए, उसके बाद हम आपस में लड़के मर जाएं, ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या? हम लड़ रहे हैं आपस में तो हम तय करेंगे ना कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी, रोकनी है कि नहीं रोकनी, क्या करेंगे हम देखेंगे ना आपस में। हमारा समाज जाति वाला है, फलाना है, डिकाना है, गिरे हुए हैं, जो भी कुछ है हम ठीक है, हमारी कमियां, लेकिन हमारी कमियां हम दूर करेंगे, आप कौन होते हैं करने वाले? तो ये जो उनका एटीट्यूड था, इसलिए उन्होंने आम आदमी को आवाज दी कि नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य नहीं। हालांकि क्रांतिकारी लोग बहुत 1857 नहीं, जब से अंग्रेज आए थे तब से संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष को सामूहिक रूप जो देने का काम है, एक छोटे से छोटे आदमी के भी जुबान में ना कहलवा देना, ये उन्होंने जो ताकत दी है, उससे दुनिया में एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ और उससे दुनिया में एक नई लौकिक जगत में पास आई। क्योंकि हमारे बाद सभी देशों ने आजादी की वही बात कही, वे हमको नहीं चाहिए। उसके हिसाब से हम ऐसा सोचते हैं शायद आज हम स्वदेशी का कोई एक नया परचम लहराएं तो दुनिया में इस पूरे शोषण के खिलाफ ना कहने की आदत आए। हम इतना कन्विंसिंग अपनी बात रखेंगे कि शायद पेप्सी कोला सामने हो तो हम में इतनी ताकत हो कि हम उस पेप्सी कोला को मना कर सके, हम नहीं पिएंगे। आप एक नहीं, आप फ्री में भी बांटो तो भी नहीं पिएंगे। ये जो मनुष्य की ताकत है, ये ताकत को खड़ा करना, मतलब सत्य को सत्य कहना, या जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये जो ताकत देने का काम है, ये स्वदेशी देगा। स्वदेशी में इतनी ताकत है कि वो इसको स्थापित करेगा। अब उसके डायमेंशन अलग अलग हैं, उसकी सोच अलग अलग है, उसका दर्शन अलग अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको इस आधार पर स्वदेशी का एक नया सब्जेक्ट, एक नया दर्शन स्थापित करना है जो इस पूरी मानवता के लिए होगा।
पूरे बाजार के लिए होगा। और जो भी शोषणकारी व्यवस्था है वो किसी रूप में हो, उन सभी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहेगा। और हम, स्वामी जी तो मतलब आज के समय में उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है। मतलब जो कुछ स्थिति है सारी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इतने सारे मुद्दों के खिलाफ खुल के आवाज उठाई है, तो एक तरह का बिगुल फूंक दिया है। अब आगे अगर कोई नए इससे बड़े बड़े सेनापति तैयार हों, इससे बड़ी बड़ी फौज तैयार हो, वो पूरे के पूरे रूप में, स्वामी जी तो 1 लाख या 2 लाख स्वदेशी दुकानें खोलने की कल्पना करते हैं। मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि पूरा बाजार ही 2 टुकड़े में बांट दो आप। जिस शहर में आप जाइए उस शहर में, जैसे मुंबई ईस्ट मुंबई वेस्ट, वैसे ही पूरे शहरों में ऐसा होना चाहिए, स्वदेशी और विदेशी। आपको विदेशी में जाना शौक से जाइए, हमने थोड़ी मना किया भाई, और आपको स्वदेशी में आना तो स्वदेशी में जाइए। इस तरह का विभाजन करने की ताकत हम में रखनी पड़ेगी, तो ही हम इसको काउंटर कर सकते हैं। और अगर मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर आपने इसको खड़ा करना कोशिश किया तो दुनिया के, हिंदुस्तान में दुनिया के 80% लोग आपके साथ होंगे। क्योंकि दुनिया में जो भी गरीब तबका है या दुनिया में जो भी सामान्य मनुष्य है, वो तो मनुष्य बनना चाहता है, वो दूसरे की मदद करना चाहता है, वो दूसरे से प्यार रखना चाहता है, वो साथ में रहना चाहता है। इसलिए स्वदेशी चलेगा, इसलिए स्वदेशी स्थापित होगा। तो शायद अगले 10 साल में 20 साल में हम ऐसी कल्पना करें कि हो सकता है किसी भी शहर में आधा का आधा बाजार स्वदेशी में हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जितने प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उतना प्रोडक्ट डिजाइन हमारी होने चाहिए, उतना बड़ा हमारा विज्ञापन का बाजार। मैं कहता हूं अगर हम कोई ऐसा विज्ञापन बनाए जो मनुष्य की सद्वृत्ति पर आधारित हो, तो शायद आप देखो वो सबसे हिट वाला विज्ञापन बनेगा, वो सबसे हिटिंग विज्ञापन बनेगा। लेकिन उसके लिए किसी को पहल करनी पड़ेगी, किसी न किसी को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई साबुन बने जो किसी किसान ने बनाया हो, और ऐसा साबुन बने जिसका मैक्सिमम हिस्सा किसान के पास जाता हो, और आप इसका विज्ञापन बना के टीवी पर डाल दीजिए, मैं कहता हूं लक्ष्य की बिक्री उसी दिन आधी हो जाएगी। दुनिया में अगर ये पता चले कि भाई हम 15 रुपए का जो साबुन ले रहे हैं, नहा रहे हैं, उसमें से 2 रुपए या 2.5 रुपए किसी किसान के पास जा रहा है, तो आप ये जान लो जीत आपकी हो गई। सिर्फ आपको वो बात सामने वाले को बतानी है, समझानी है। लेकिन उतना करने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, उतना करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि विज्ञापन जगत वाले आपको ऐसी एंट्री थोड़ी दे देंगे, उनका कार्टेल है, उनका ग्रुप है, उनका पैसा है, वो तो आपको किक आउट कर देंगे। तो वैसी स्थिति में लड़ाई और संघर्ष तो हर जगह होगा। आपको विज्ञापन फैलाने के शायद दूसरे माध्यम भी निकालने पड़े। आज टीवी है, कल को विज्ञापन आपके जो है माउथ टू माउथ विज्ञापन चले। जैसे आज नारे चलते हैं दुनिया में, नारे चलते हैं, वैसे आपके नारे भी चले। ज्यादा तो वैसा ही चलता है। उस हिसाब से हमको शायद इन सब चीजों में नई लड़ाई पैदा करनी पड़ेगी, नए सोच के लोग पैदा करने पड़ेंगे। हमको अपनी सेना इस रूप में कि जो इस विचार को लेके काम करते हो वैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग हिस्सों में। और वो आपकी बात कहेंगे तो शायद समाज में क्या होता है, जब 10 कोनों से आवाज आती है तो आदमी को लगता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हमारे पास ताकत कम है, हमारे पास मतलब स्वदेशी के काम करने वालों के पास ताकत कम है। तो वैसी स्थिति में हमें ताकत कैसे बनानी है, क्योंकि जो कॉमर्शियल दुनिया है, जो बाजारू दुनिया है, जो शोषणकारी दुनिया, उनके पास पैसा बहुत है, वो जिसको चाहे उसको खरीदते हैं। टीवी के विज्ञापन तो उनके लिए बाएं हाथ की चीज है, मतलब पूरा टीवी का जगत ही खरीद लेते हैं वो। और आज की तारीख में 80% तो कंपनियां उन्हीं की हैं, चाहे वो अखबार हो और चाहे मीडिया हो। आपको अंदाज इस बात से लगेगा कि आखिर इतने बड़े शोषण की दुनिया टिकी क्यों हुई है, क्यों टिकी हुई है। हम जानते हैं कि दुनिया में शोषण है, दुनिया में ये कंपनियां नोच रही हैं, लूट रही हैं, सरकारों को लूट रही हैं, लेकिन फिर भी उनका साम्राज्य स्थापित है। कोई उसको तोड़ नहीं पा रहा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत शातिरता के साथ अपने गोटियां बिठाई हुई हैं, अपनी चीजें बिठाई हुई हैं। हमको भी उतनी शातिरता के साथ उसके काउंटर्स खड़े करने पड़ेंगे। अगर हम उसके काउंटर्स खड़े करें तो हो सकता है 50 साल में कोई नई जनरेशन
पैदा हो जाए जो मानवता के लिए काम करे। तो इन सब चीजों को चिंतन मनन के साथ हम आगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में उतार सकें, ये भूमिका हम इस जमीन से, और मेरा तो इस जमीन से बहुत प्रेम है, इसलिए भी कि ये गांधी विनोबा की जमीन है। गांधी विनोबा की जमीन, गांधी जी ने यहाँ 40 करीब 1936 से लेकर 1948 12 साल तक संघर्ष किया है। उसके बाद विनोबा जी ने करीब 30 साल यहाँ संघर्ष किया है। तो गांधी विनोबा के विचार में जो मानवता के लिए जो एक दर्शन है, उसका बैकबोन हमको मिल रहा है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का अपना एक आइडेंटिटी है, धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, तो वहां की अपनी एक सभ्यता, संस्कृति है और एक स्टाइल है काम करने की। इस जमीन की अपनी स्टाइल है। शायद इस जमीन में से आपको संघर्ष ज्यादा मिले। आप बापू कुटी जाएंगे, देखेंगे कुछ नहीं, सादा सा मिट्टी का बना हुआ एक कुटिया है, लेकिन उस सादी सी मिट्टी की बनी हुई कुटिया ने दुनिया को हिलाया, दुनिया को एक नई दिशा दी, संघर्ष करने का मादा दिया, लड़ने का मादा दिया, कोई कमजोर से कमजोर भी कैसे लड़ सकता है ये बात दी। तो वो कल्चर तो यहाँ रहने वाला है। हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे उसमें एसी नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है सादा ढंग का रहना हो, सादे ढंग की हवा हो, सादे जो प्रकृति ने हवा दी है उसी के प्रेम के साथ हम रहेंगे। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, वो धूप सह रहे हैं तो हम भी धूप सहेंगे। ये जो तप है, ये जो कर्मठता है, ये कर्मठता ही एक नए मनुष्य का निर्माण करेगी। इतना तो हम यहाँ पर सादगी और सिंप्लिसिटी, जहाँ सुंदरता होनी चाहिए किसी भी चीज में, तो सौंदर्य बोध होगा, लेकिन वो सौंदर्य बोध हिंसक नहीं होगा। वो हमारे अंदर लालच की वृत्ति नहीं पैदा करना चाहिए। आप देखेंगे गांधी जी ने अपने यहाँ फूल नहीं लगाए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने अपने पूरे आश्रम में फूल निषेध कर दिए थे। जो क्यारियां हैं वो तुलसी की क्यारियां हैं, या जिसमें फूल नहीं आते, क्योंकि उनका तो यहाँ तक मानना था कि फूल भी कहीं ना कहीं हमारे सौंदर्य बोध को विकृत करता है। हमको अगर मानवता के लिए काम करना तो जो सौंदर्य बोध चाहिए वो दया का चाहिए, प्रेम का चाहिए, करुणा का चाहिए, नहीं, वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन गांधी जी ने अपने जीवन में जो प्रयोग किए वो इसीलिए प्रयोग किए कि वो जो उनका ब्रह्मचर्य का जीवन था वो मतलब एक कर्मठता का जीवन था, इसलिए उन्होंने अपने आश्रम में कहीं भी इन सब चीजों को निषेध किया जो हमारे अंदर जरा सी भी दुष्वृत्ति पैदा करें। नहीं, इसको हटाओ। उन्होंने पूर्ण सत्याग्रही का मान के चला था, और अंत में उन्होंने अपनी एक बात कही। उनको मालूम जब हुआ कि मैं फेल हो गया, हो जाता है, अंदाज हो जाता है ना आदमी को, उनको लगा कि मैंने जो कुछ दुनिया को दिया ये सब शायद एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, फेल हो गया। तो उन्होंने एक ही बात कही कि शायद मैं पूर्ण सत्याग्रही नहीं था, मुझ में कमी थी कि मैं अपनी बात को कन्विंस नहीं करवा सका। और जिंदगी भर वो इस बात को कहते रहे कि अगर कोई एक पूर्ण सत्याग्रही होगा तो वो दुनिया को पलट देगा। जैसे ईसा मसीह हुए, एक सत्याग्रही हुआ, उन्होंने दुनिया को पलट दिया। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ये सत्याग्रही थे और पूर्ण कन्विंस थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो अंत में उन्होंने फिर ये बात कही कि शायद मैं पूर्ण सत्याग्रही नहीं था, इसलिए दुनिया को अपनी बात नहीं समझा सका, दुनिया मेरी बात नहीं। लेकिन उनको ये मानना था कि जब तक हम पूरी निष्ठा के साथ कोई काम में लग जाएंगे, पूरे समर्पण के साथ, तो वो काम हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। ध्रुव प्रहलाद की कहानी तो आपने सुनी ही है। पूर्ण निष्ठा है उसको, पूर्ण निष्ठा, इसलिए वो बालक भी बहुत कुछ कर सकता है। वैसे अगर हम में स्वदेशी के प्रति निष्ठा होगी, और इतनी निष्ठा होगी कि हमारे मन में कोई विचलन नहीं है किसी भी विषय को लेकर, तो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। इतनी गहरी निष्ठा अगर हम यहाँ से पैदा कर सकें लोगों में, ऐसे 10% लोग तैयार कर लें जिनमें इतनी निष्ठा हो कि वो स्वदेशी के नाम पर दुनिया को पलट दें, तो शायद दुनिया पलट भी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो करते 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 अभ्यास करते करते उसमें गहरा उतरते हुए, जब कुआं जब खोदते हैं तो नीचे उतरना पड़ता है, जितना नीचे उतरते जाते हैं उतना वो गहरा होता जाता है। ये भाव रखते हुए हम यहाँ पर ये शुरू करना चाहते हैं। 2 साल में 3 साल में यहाँ जो डेवलपमेंट होगा वो इतना सिंपल होगा, इतना सादगी भरा होगा कि किसी को भी यहाँ आके ऐसा लगे कि हाँ, मन की आत्मा खुल गई। हम जिसके खुलेपन के लिए आए थे वो हमें यहाँ आकर महसूस होता है। उस तरह का एक कल्पना लेके इसको शुरू करना चाहते हैं, कम से कम खर्चों में, कम से कम संसाधनों में,
और अच्छे से अच्छा सौंदर्य बोध यहाँ दिखाई दे। यहाँ जितने भी घर बनाने की हमारी कल्पना है वो हिंदुस्तान के सभी समाजों को देखते हुए है। साउथ का जो समाज है उसके घर जैसे होते हैं, एक घर हम यहाँ वैसा भी बनाएंगे। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इन सब की अपनी एक स्टाइल है घरों की। वैसे ही घर हम यहाँ बनाएंगे। किसी में आंगन बीच में होता है, किसी में बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका अपना दर्शन है। साउथ के घरों में जाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, उसके दोनों तरफ बाजू में बैठने की व्यवस्था होगी कर्नाटक में, उसके बाद घर का दरवाजा चालू होगा। जो यूपी वाले गांव है उसमें बाहर चबूतरा होता है, बाहर चबूतरे पे बैठ के सब शाम के टाइम में अपना एक कल्चर है। तो हम यहाँ जो भी मकान बनाएंगे वो उसी कल्चर वाले बनाएंगे जिसमें सभ्यता और समाज भी दिखाई देता हो। कंक्रीट के जंगल खड़े नहीं करने, हम कोशिश करेंगे 2 माले से ज्यादा ना हो, आप आराम से चढ़ सकें, बिजली का व्यय भी ना हो, सिंपलिसिटी हो, सादगी हो और एकत्व जैसा दिखाई दे। हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमारा मॉडल मैच करे। बिल्कुल। हम अगर स्वदेशी की बात करते हैं तो जो यहाँ का माहौल है वो माहौल उससे मैच करे, ताकि हम अगर 2 साल रहे या 1 साल रहे तो हमारा दिमाग पूरा स्वदेशी में हो, हमारा पूरी भावनाएं स्वदेशी में हो। उस तरह की मॉडलिंग और स्ट्रक्चरिंग हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। हो सकता है 100 एकड़ के आसपास हम यहाँ पर व्यवस्था करें, जहाँ पर एक पूरा विश्वविद्यालय, पूरी एक यूनिवर्सिटी या पूरे एक स्कूल, पूरा एक कॉलेज, इन सारे विषयों पर हम एस्टेब्लिश कर सकें। राजीव भाई का तो बहुत बड़ा सपना था गुरुकुल चलाने का। गुरुकुल भी हम यहाँ पर खोलेंगे, हमारे स्टाइल का खोलेंगे और उसको हम चला के दिखाएंगे, ये हमने तय कर लिया। तो ये सब चीजें धीरे 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 करके 2-3 साल में रूप लेती जाएंगी। ये शुरुआत है। हम सब यहाँ पहली मीटिंग के सहभागी हैं। कभी भी मतलब मैं इसको वास्तव में इतिहास बनाना चाहता हूँ। हम सब यहाँ हैं तो हस्ताक्षर करेंगे इस पूरे विचार के ऊपर, और जो घोषित और अघोषित जो पहला ट्रस्टी मंडल है वो यही है, आप यही मान के चलो। पहली मीटिंग हमारी हो रही है इस जमीन के ऊपर, तो इस पूरी जमीन को हो सकता है हम यहाँ घेरा भी बना दें। जैसे गांधी जी का कुटी बनी हुई है ना, आदि निवास, से पहले गांधी जी इसी निवास में रहे थे, उसके बाद सारा डेवलपमेंट हुआ। तो हो सकता है इसको हम चौराहा बना दें। बहुत अच्छा, चौराहा हमारा होगा। हम उसमें तख्ती टांगेंगे कि पहली इस खेत में पहली मीटिंग जो हमने किया था वो इस जगह किया था, वहाँ बैठ के ऐसी बात की थी, ऐसी कल्पना की थी। तो उसको हम स्मारक भी बना, ये सेंटर है इस जमीन का। राजीव भाई की यहाँ एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति बनाएंगे। वो शुरुआत में जैसे एंट्रेंस होगा वहाँ पर उनका अस्थि कलश जो रखा है, उनकी जो समाधि है, उनकी मेमोरी में जो स्वदेशी का कोई स्तंभ हो सकता होगा, क्योंकि राजीव भाई स्वदेशी के लिए जी, इसलिए स्वदेशी का जो काम है इस जमीन का वो सबसे बड़ा काम है। तो कोई स्वदेशी का स्मारक बनाना है। लेकिन जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ना, वैसे हम लोग कुछ करना चाहते हैं। राजीव भाई का स्वदेशी से जुड़ता हुआ कोई मेमोरियल, कोई ऐसा हो स्टैच्यू या पत्थर जो यहाँ मेमोरेबल बने, उसकी भी प्लानिंग अपन करेंगे एंट्रेंस में देखते हुए, और सारी प्लानिंग मॉडलिंग करेंगे। अब ये तो इसकी भूमिका है। अब इसके संचालन का हम सबको बैठ के तय करना है, इसके निर्माण का, इसके संचालन का, भाई कौन कौन क्या क्या भूमिका निभाएगा, कैसे कैसे भूमिका निभाएगा। जैसे रामचंद्र जी का जो पुल था उसको बनाने में गिलहरी ने भी मदद की, उसी तरह से हम सब मिलके इस काम को पूरा आगे बढ़ाएं, इस पूरे चीज को, प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ाएं। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, जिसके पास जो स्किल है वो स्किल यूज करता है। और मेरा तो बहुत मन है, मैं सच बताऊं, यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसको हम लोग कोशिश करें मैक्सिमम अपने हाथों से हो। जब हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय हमारा पूरा दिमाग, पूरी भूमिका, हम इसको एक परदेशी की तरह ना बनाएं। ठीक है जी, हमने ठेका दे दिया, उसको लाके 1 करोड़ रुपया दे दिया, उसने बना के खड़ा कर दिया, हम उसमें घुस गए घर में। ये मैं नहीं चाहता। गृह प्रवेश करा लिया। हम यहाँ जो घर बनाए बहुत बढ़िया, ऐसा मतलब हमको जिंदगी भर उससे लगाव रहे कि हाँ हमने बनाया ये घर। उस घर की, ठीक है मजदूर बना रहे हैं, लेकिन 100-200 ईंट हम भी अपने हाथ से उसके कार्य में लगा। वो लिपाई कर रहा था, हम अपने हाथों से लिपे। ये जो हमें उससे लगाव पैदा होगा, तभी पैदा होगा
कोई भी माँ बाप घर बनाता है तो जल्दी छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको अंदर उसका लगाव होता है। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ लगाव रहेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे 2000 साथी, 4000 साथी, 10,000 साथी जो भी हैं, आइडेंटिफाई जो भी होते हों, या जो भी हमारा मेंबर बने यहाँ आए, वो यहाँ के कंस्ट्रक्शन में पूरी भूमिका निभाए। पैसे की नहीं, शारीरिक भी, पहले तो शारीरिक, पहले शारीरिक उसके बाद तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे ना, तो शायद जिस कल्पना को हम बना रहे हैं, साकार कर रहे हैं, वो कल्पना भी हमारे दिमाग में घुसेगी, वो दर्शन भी दिमाग में घुसेगा, और उसको बनाने में हमारी भूमिका होगी, तो जिंदगी भर हमारा उससे लगाव भी रहेगा। उस तरह का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ करना चाहते हैं। किसी के पास 1 महीने का समय है, किसी के पास 15 दिन का है, ठीक है, आइए 15 दिन लग के इसको बनाइए, खड़ा करिए। तो उस तरह की भूमिकाएं मैं चाहता हूं कि हम सब निभाएं। पैसा तो ठीक है, सब दे ही देंगे, पैसा दे के कहें प्रदीप भाई आप बना लो जी, हमने पैसा भेज दिया आपको, वो नहीं करना है हमको। आप पैसा तो देंगे ही, पैसा देने के साथ साथ यहाँ पर इसको बनाइए। ये मेरा नहीं है, ये पूरे स्वदेशी के सोचने वाले लोगों का जगह है, तो इसलिए सबकी भूमिका उसमें होनी चाहिए और सबको उसमें बनाना चाहिए। और ठीक है, मेरी जितनी ताकत होगी, क्षमता होगी, तब तक इसको चलाएंगे, फिर दूसरी नई फौज खड़ी होगी, वो उसको चलाएगी, उसको आगे लेकर जाएगी। तो उस हिसाब से अगर सामाजिक चीजें खड़ी होती हैं तो उसमें उस तरह की भूमिका ही होनी चाहिए कि उसका निर्माण भी धीरे धीरे करके हमें अपने कार्यकर्ताओं से ही करना चाहिए। और जो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जो हमारे विचार से कन्विंस नहीं है, उससे हम पैसा भी नहीं लेंगे, ये हमने तय कर रखा है। कोई ये बोले कि साहब ठीक है, हम तो स्वदेशी विदेशी कंपनी चलाते हैं, फिर भी राजीव भाई के प्रति हमारी आस्था है, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। जो निखालिस स्वदेशी है और जो राजीव भाई को मानता है, जो स्वदेशी के विचार को मानता है, उसका ही हमें स्वीकार्य होगा। हमें ऐसा दान नहीं चाहिए जो खैराती हो। ठीक है साहब आए हैं दरवाजे पे तो इनको 1-2 लाख रुपए डाल के भेजो। जब तक उसमें कन्विक्शन नहीं है उस दान के एक भी धागा सफेद में काला नहीं आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का ही कमिटमेंट यहाँ पर आए जिसको अंदर से लगता हो। और अगर कोई 1 लाख देगा तो हम उसको बोलेंगे पहले आके 10 ईंट रख जाओ यहाँ पर, उसके बाद आपका 1 लाख स्वीकार्य होगा। सीधे 1 लाख हमें स्वीकार्य नहीं है। हाँ, आप अपना शेड्यूल अपने से तय करो, आपको अभी फुर्सत नहीं है, आप 6 महीने बाद आ जाइए, लेकिन आपको 1 हफ्ता यहाँ रहना पड़ेगा। 1 हफ्ते में आपको 100 ईंट इसमें लगानी पड़ेगी, तो ही आपका 1 लाख रुपए मंजूर होगा। मतलब उसका पैसा जो बांटने का खैराती जो बना रखा है ना दान का, वो नहीं करना है। उसकी भावना और उसका दिल दोनों यहाँ पर लगे, और उसके हिसाब से उसको भी याद रहे कि हाँ मैंने भी 100 ईंट रखी थी यहाँ पर, तो वो जिंदगी भर हमसे जुड़ा रहेगा और हमारा परिवार का हिस्सा हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग हम बनाएंगे, करेंगे और चलाएंगे। वो चीजें हमको जरूर ध्यान में रखनी है। ये छोटी सी भूमिका, अगर किसी को कोई शंका समाधान सवाल हो तो अपन और भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर इसको आधे घंटे में 15 से 20 दिन का श्रमदान हमारा तय मान लो सबका। बस हम तो आएंगे। यहाँ कोई ये जो फर्स्ट ट्रस्टी है ना, इनको तो ना पूछना है ना कहना है। साल में या महीने आपने अगर यहाँ साइन कर दिया तो आप बाउंड हैं। साल में आपको 1 महीने का 15 दिन का यहाँ समय देना ही देना है। ये बाउंडेशन आपकी तय होगी। भाई हमको जब दुनिया याद करेगी तो सिर्फ इसलिए थोड़ी कि एक दिन आके चले गए। एकदम ये अभी प्लान बना लेंगे अपन। मेरा कोशिश है कि 30 नवंबर को यहाँ एक दिन, चूंकि हम यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन रखेंगे, देश भर के जो भी साधु संत हैं, स्वामी जी के भी चरण यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कैसे भी पहले उसमें आ जाएं, और उनके हाथ से भी कुछ ना कुछ हम यहाँ पर राजीव भाई को, जिन जिन स्वामी जियों ने प्रेम किया है, कर्नाटक के कई सारे स्वामी जी हैं जो उनको बहुत दिल से चाहते थे, उन सबको हम बुला रहे हैं। जो तेजावर के स्वामी जी हैं, अपने ये भालकी वाले हैं, वो बहुत राजीव भाई को मानते थे, तो उन सबको बुलाएंगे, उन सबको यहाँ पर उनका रहेगा। और नवंबर तक शायद एक कोई पहला ऑफिस बन के तैयार हो जाए।